आइए दोस्तों, सहेलियों, नमस्कार साथियों। मैं राजेश आसुदानी रकीब तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं थ्रू लिटरेरी लेंस पे। आज का एपिसोड एक खास एपिसोड है। आज हम जिस शायर की बात करेंगे, उनकी शायरी की बात करेंगे, उनकी गज़ल की बात करेंगे, वो मशहूर और मारूफ न सिर्फ शायर बल्कि एक लेखक, एक समालोचक, एक मनोवैज्ञानिक और एक दार्शनिक भी हैं। वो और कोई नहीं, हमारे अपने डॉक्टर विनोद आसुदानी जी हैं। नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। और आज कई दिनों बाद आप हमें कुछ सुनाएंगे, और जैसा कि हमारे सभी श्रोता जानते हैं, आप कई विषयों में आपको महारत हासिल है, जिसमें अंग्रेजी तो है ही है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 36 किताबें आपकी शाया हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। ये संख्या हर बार बढ़ती जाती है विनोद जी। पिछले एपिसोडों में हम कहते थे 34 हैं, 33 हैं, 32 हैं, मतलब पर आज कुछ न कुछ कलम है साहब, ये कलम रुकती नहीं है। कलम रुकने नहीं देती आपको, या आप कलम को रुकने नहीं देते। पर वाकई बड़े फख्र की बात है हमारे लिए। और आज आप इन सारे नगीनों में से हमारे लिए कौन सा नगीना लाए हैं? राजेश जी, एक जी छोटी गजल है। अच्छा। खैर छोटी साइज में छोटी होगी, माने में तो साहब मायने तो बड़ी होगी। आप माहिर हैं मायनों के, तो आप जरूर उस पर एक तनकीदी निगाह, तनकीदी नजर डालिएगा। तो दोस्तों, पहले ये गजल उस पर बातचीत होगी, हाजिर है जी। तो मतला और चंद शेर यूं है जी कि किनारों से ये जानो प्यास आखिर किसको कहते हैं। किनारों से ये जानो, किनारों से ये जानो प्यास आखिर किसको कहते हैं। लबों पर जाम रख कर भी हमेशा प्यासे रहते हैं। ओह, क्या बात है। कि किनारों से ये जानो प्यास आखिर किसको कहते हैं। लबों पर जाम रख कर भी हमेशा प्यासे रहते हैं। हजारों प्यार करने हैं, हजारों की सजा पाई। क्या बात है, क्या बात है। कि हजारों प्यार करने हैं, हजारों की सजा पाई। गुनाहों की सजा पाकर गुनाहों से क्या डरते हैं। कि हजारों प्यार करने हैं, हजारों की सजा पाई। गुनाहों की सजा पाकर गुनाहों से क्या डरते हैं। किवाड़ों पर लिखा होगा, दीवारों पर लिखा होगा। मेरे घर में हवा के झोंके जाने क्या क्या पढ़ते हैं। मेरे घर में हवा के झोंके जाने क्या क्या। किवाड़ों पर लिखा होगा, दीवारों पर लिखा होगा। मेरे घर में हवा के झोंके जाने क्या क्या पढ़ते हैं। और समंदर काफला अपना संभल कर तू भी ले जाना। समंदर काफला अपना संभल कर तू भी ले जाना। ये सहरा है, यहाँ से सारे कतरा कर निकलते हैं। समंदर काफला अपना संभल कर तू भी ले जाना। ये सहरा है, यहाँ से सारे कतरा कर निकलते हैं। और न जाने आसमां आशिक हुआ है कौन सी शय पर। न जाने आसमां आशिक हुआ है कौन सी शय पर। सितारे चांद सूरज सब जमी की ओर तकते हैं। क्या बात है। कि न जाने आसमां आशिक हुआ है कौन सी शय पर। सितारे चांद सूरज सब जमी की ओर तकते हैं। सब जमी की ओर तकते हैं। और ये देखिएगा कि सवालों का जवाबों से कोई रिश्ता नहीं होता। सवालों का जवाबों से कोई रिश्ता नहीं होता। सारी शक्लें सारे मसले जहां के खुद
बिगड़ते और बनते हैं। सारे मसले जहाँ के खुद बिगड़ते और बनते हैं। जी, जी, किनारों से ये जानो प्यास आखिर किसको कहते हैं। हाँ। लबों पर जाम रख कर भी हमेशा प्यासे रहते हैं। वाह मनोज जी वाह, क्या खूब आपने गज़ल पढ़ी है कि यूँ कहते हैं कि हमारी प्यास को संभाले हुए रखना यारो, वाह इस दयार में सैलाब आते रहते हैं। वाह वाह तो ये दयार में सैलाब जी आया है और गज़ल हुई है और किनारों से ये पूछना है जी कि प्यास आखिर किसको कहते हैं। तो ये यहाँ से आपने बात शुरू करके और कहाँ तक अलग अलग शेरों में, जैसा कि आप जानते ही हैं सामाइन की गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल है, अपने आप में पूरा है। इट्स अ यूनिट ऑफ थॉट इन इटसेल्फ और अलग अलग बात कहता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जो छुपी हुई एक थीम है, छुपा हुआ थीम कहूँ, एक फिलोसॉफिकल गज़ल, सबसे पहले मैं इसको कहूँ कि ये एक दार्शनिक किस्म की गज़ल है। यहाँ आपको कोई रूमानी बात नहीं मिलेगी, आपको कोई सामाजिक बात नहीं मिलेगी, पर इसमें गहरी बातें, दार्शनिक बातें हैं जो। और राजेश जी, इस गज़ल की अगर मैं खासियत कहूँ, हाँ, कि यहाँ पर जो तशबीहें हैं जी वो एक रवायती गजल की हैं। बिल्कुल, किनारे हैं, बिल्कुल, प्यास है, चांद है, सूरज है, हवा है, दीवारें हैं, समंदर है, सहरा, ये सारी रवायती जो परंपरावादी गजल में ये चीजें, ये शब्द आपको मिलते हैं, ये लफ्ज मिलते हैं। लेकिन उस लफ्जों के जरिए शेरों में जो मायने हैं वो आपको रवायती नहीं मिले। वही जो मायने भरे हैं आपने, यही तो शायर का कमाल है कि अल्फाज तो वही हैं, शब्द तो वही हैं, जाने पहचाने हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल वोकेबलरी के हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनमें जो मीनिंग्स हैं, द शेड्स ऑफ मीनिंग, द काइंड ऑफ सिंबॉलिज्म व्हिच यू हैव ब्रॉट इन देयर, यही इस गजल को कहीं ऊपर, कहीं गहरे, कहीं ऊंचे और कहीं गहरे ले जाता है। जैसे तो बहुत बार हम ये कहते हैं कि आशिक लोग ये कहते हैं, हाँ, साहब हम तो नदिया के दो किनारे हैं, हाँ, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ की ये इस प्रकार की कोई शख्सी मोहब्बत की यहाँ बात नहीं हो रही। ये ओवरऑल वही, इसलिए मैंने कहा दार्शनिक किस्म की गजल है कि दो किनारों के बीच पानी तो रहता है, बिल्कुल, लेकिन किनारों की प्यास कब बुझती है, तो प्यास किसे कहते हैं? ये आप किनारों से जान सकते हैं, पानी के पास ही रहते हैं, लबों पर जाम है उनके, लेकिन किनारे से पानी टकराता है। There is many a slip between the cup and the lip, जिसको आमतौर से अंग्रेजी में कहा जाता है जी। लेकिन उसी चीज खूबसूरती से किनारों की तस्बीह देके जी आपने what I'm trying to say, राजेश जी, कि in life there are so many things which are tantalizing. हाँ, they are just within the reach, but still they are not within the reach. They are not within the reach. They are in the touching distance. They are at the touching distance, but still they are distance. Still फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। हाँ? सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, ओ के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू जी, मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था जी। तो वही बात है कि लबों पर जाम रखकर भी हमेशा प्यासे रहते हैं। तो इससे हमें किनारों से सीखना है कि प्यास किसे कहते हैं। प्यास वो नहीं है जो बुझ जाए जाम आने के बाद। वही पानी में मीन है प्यासी, कबीरदास जी ने कहा है वाह वाह, कि पानी में मीन है प्यासी, मोहे सुन सुन आए हांसी। वाह, लेकिन अब सुन सुन आए हांसी की बात ठीक है, लेकिन ये तो सच्चाई तो है ना कि प्यास वहीं रहती है। अब जैसे राजेश जी, मैं इसको एक जो है ना, हाँ जी, एक यूनिवर्सल सिंबोलिज्म की और भी लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं, किसी भी गजल का खास करके शेर जो होता है वो एक कॉम्पैक्ट फार्मूला होता है। बिल्कुल, उसके अगर आप वैल्यूज बदल दें, जैसे साइको सोशल फिलोसॉफिकल फार्मूला, तो वही चीज, वही गजल उसी रिलेशनशिप के साथ बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे 8 करोड़ लोग इस दुनिया में रोज भूखा सोते हैं, हाँ, लेकिन अनाज वेस्ट भी होता है, अनाज वेस्ट भी होता है, यानी लबों तक तो है, अनाज तो अवेलेबल है दुनिया में, बिल्कुल, फिर भूखों क्यों मरते हैं? हेल्थ केयर के सिस्टम्स हैं, फिर भी लोग मर जाते हैं, मर रहे हैं, पैसा है फिर भी गरीबी है। तो ये जो चीजें हैं कि लबों पर जाम रखने के बाद भी प्यास बुझती नहीं है, थिंग्स आर देयर, पर वो आप नहीं उनका उपयोग नहीं कर पाते उनका। तो ये क्यों, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो ये जो एक जो सिस्टमिक चैलेंज इस मतले में छुपा हुआ है, वो है वो शख्सी लेवल पर भी। ये इस शेर को थोड़ा सा और, ये जो आपने बात कही, जिस क्षेत्र में आप ले गए, जो फार्मूला आपने इजाद किया, इससे
अब किनारे जो है विनोद जी, जी किनारे एक सीमाबद्ध करते हैं नदी को या जी। समंदर को या तालाब को, ठीक हाँ, है, हाँ। प्यासे रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो हमारे जो भी बानीगार हैं, जो भी कर्ता धर्ता हैं, जो भी नेता हैं, जो भी हैं कंट्रोलर्स हैं, कि किनारे होने चाहिए। अगर किनारे नहीं होंगे तो सैलाब आ जाएगा, पूरे धरती फैल जाएगा पानी, ठीक है, और पानी का एक लेकिन बहाव भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन किनारे क्या यही होने चाहिए? क्या किनारों को आप और विस्तार नहीं दे सकते कि प्यास बुझ जाए। तो वही इशारा है। कोई जरूरी नहीं है कि प्रोपागंडा की पोइट्री की जाए। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि साइलेंट पोइट्री में बिल्कुल जो रेबेलियन छुपा हुआ है उसको अगर हम समझ जाएं तो बात है। कोई स्लोगन वाली पोइट्री नहीं कर रहे हैं हम लोग। यही फर्क है विनोद जी एक आम शख्स में और एक शायर में, कि एक आम शख्स वो सीधी सीधी बात कह देगा, भाई महंगाई मत बढ़ाइए, महंगाई बहुत महंगी हो गई इस चीज़। लेकिन एक शायर जब उस चीज़ को कहेगा, हर बात में ये बात लागू है। एक आम शख्स कहेगा आई लव यू, लेकिन शायर ऐसा नहीं कहेगा। शायर जिस तरह से उस चीज़ को कहेगा, वो इशारों की बात, वो छुपी हुई बात, वो नाजुक बात, जी अगर वो समझ में आए, अगर कहीं कुछ चोट करे तो ठीक है, नहीं करे तो कम से कम। मैं आज एक हालांकि थोड़ा सा डाइग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये जो बात आपने कही ना, कलात्मक बात, बिल्कुल। तो साहब एक सीन है हाँ। मधुबाला जी का, हाँ, और उसमें दिलीप कुमार, हाँ, तो दिलीप कुमार जी के साथ उनके संबंध विच्छेद हो चुका था हाँ, लगभग। हाँ, बिल्कुल, तो उनमें बातचीत भी नहीं थी। लेकिन एक सीन ऐसा है कि मधुबाला जी के होठों को वो एक मोर के पंख से छूता है, और सुभाष घई जी का कहना था कि इससे अधिक एरोटिक सीन, रोमांटिक सीन कभी है ही नहीं दुनिया में, मिलेगा ही नहीं। तो ये है कला पक्ष की जो कमाल है ना, वो ये है। और आज बदकिस्मती है हमारी विनोद जी कि इस तरह की शायरी, इस तरह का जो ये इंसिनुएशंस हैं, जो हिडन इशारे, ये लोग समझना नहीं चाहते। संजीदगी और एक नजाकत नहीं समझ, दोनों चीजें नहीं है आजकल। तो ये शायरी के जरिए वो संजीदगी और नजाकत बरकरार रखने की कोशिश है, कम से कम कोशिश है। अब ये बाकी शेर भी देखिएगा, ये शेर एक अलग आपको जो है ना, क्या कहेंगे उसे, लेवल पर ले जाएगा। और शायद एक कहीं ना कहीं यहाँ भी एक चैलेंज है। इस गजल की खासियत ये है कि आपको लगेगा नहीं, लेकिन हर एक शेर आपको एक चुनौती प्रस्तुत करता है कि हजारों प्यार करने हैं, हजारों की सजा पाई, गुनाहों की सजा पाकर गुनाहों से क्या डरते हैं। अरे अब ये इस पर जो कहें, अब क्या कहें, बात बड़ी। तो दोस्तों होता है कि जब सजा मिलती है तो सजा का जो मकसद होता है कि वह व्यक्ति फिर से उसी प्रकार का गुनाह ना करे वो शख्स। लेकिन प्यार ऐसी चीज है, तो वो अब सजा पाकर इंसान और उत्तेजित होता है। अब ये सजा, कौन सी सजा, किस तरह की सजा? क्या किसी की बेवफाई मिली, किसी का निगलेक्ट मिला, या कौन सी सजा? दुनिया की उपेक्षा मिली है? तेरे शहर के लोग वाली बात है कि वो बड़ा अच्छा मतला है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, खैर जी। तो सजा अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन सजा पाके आशिक कभी हतोत्साहित नहीं होते। तो मेरा ये कहना है विनोद जी, जैसे सीरियल क्रिमिनल्स होते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं, तो क्या सीरियल लवर्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज है कि तो हजारों प्यार करने, हजारों की सजा भी पाई है, ऑलरेडी पा चुके हैं, करने हैं, फिर भी करने हैं। तो ये एक और बात की तरफ कहीं आपको गहरे लिए जाता है शेर, कि ये जो एक हमारी रवायती सोच है कि लव ऑकर्स ओनली वंस इन लाइफ, ये इवेंट है, कोई ऑकरेंस है, ये वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। भाई मैं तो ये कहूंगा विनोद जी, जो इन जनरल प्यार नहीं करता व्यक्ति, वो किसी एक को भी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार इमोशन है। और जो किसी एक को प्यार करता है वो किसी को भी कर सकता है, वो मुमकिन है, वो करता है या नहीं करता है ये बात अलग है, पर मुमकिन है। और उसका प्यार, दुनिया से वो नफरत भी नहीं कर सकता। जो किसी एक को भी प्यार करेगा वो दुनिया से भी नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया एक शख्स का विस्तार है, और एक शख्स जो है दुनिया का एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है, मैं कहूँगा। बिल्कुल, तो वो एक ही बात है। यहाँ पर हम भारतीय दार्शनिकता के आप पहुंच जाते हैं, हाँ, कि हम जो है एक ब्रह्म का अंश हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये सारी बातें इस तरीके से कला में आती हैं, फन में आती हैं, कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप किन किन बातों की ओर इशारा किए जा रहे हैं। पर विनोद जी, गए वो दिन मियाँ जी, अब ये हिमाकत कौन करता है? वो क्या कहते हैं उसको, मोहब्बत कौन करता है? ये कौन करता है साहब? बस ये शायर लोग अभी तक वो हिमाकत करते चले आते हैं और करते चले जाएंगे भी।
कि बिल्कुल। कहा है ना साहब कि हजारों प्यार करने हैं, हजारों की सजा पाई, सजा पाई। गुनाहों की सजा पाकर क्या गुनाहों से डरते हैं, किवाड़ों पर लिखा होगा, दीवारों पर लिखा और होगा, नहीं, रुकिए, मेरे रुकिए, घर रुकिए, में रुकिए, हवा रुकिए। के झोंके, जाने क्या 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 ओ, पढ़ते तो हैं। जाने क्या क्या पड़ गए करके झोंके, लेकिन हजारों जो प्यार किए हैं जी। तो ये चलो ये मान लिया मुजरिम है मोहब्बत है, हाँ। सुदर्शन फाकिर साहब ने कहा है ना जी जी। कि चलो ये मान लिया मुजरिम मोहब्बत हैं, हाँ। हमारे जुर्म का हमसे बयां सुनो तो सही। वाह साहब वाह। तो आपके जुर्म का आपसे बयां सुन लिया हमने कि हजारों प्यार करने हैं, हजारों की सजा पाई, गुनाहों की सजा पाकर गुनाहों से क्या डरते हैं। तो बिल्कुल, अभी क्या क्या लिखा है, जाने क्या क्या लिखा है, हवाएं पड़ती हैं, हवाएं पड़ती हैं साहब। कितना एकाकार हो जाता है ये शेर कायनात से। देखिए, वरना तो हमारी भाषाएं तो छोड़िए, लेकिन जो कायनात की जुबान है, कायनात से जब अब कभी भी आप कहीं भी देखें, चाहे इश्क मोहब्बत की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, कायनात आप नेचर को अगर नहीं लाएंगे नेचुरल इमेजरी हैज टू बी इवोक्ड। यस, और वी हैव टू लिव इन द लैप ऑफ नेचर। आज जो हम नेचर से कट के अपने एसी कमरों में बैठ के जो शायरी कर रहे हैं और जो फिल्में बना रहे हैं, जहाँ से नेचर पूरा गायब हो चुका है, तो ये हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं। लेकिन ये जो आपने कहा है, किस तरह मतलब खुली शायरी है, ये खुलापन आता है, ये सफोकेशन नहीं है कि हवा के झोंके मेरे घर में जाने क्या क्या पढ़ते हैं, दीवारों पर लिखा होगा, है ना जी। तो ये तसव्वुर करने की बात है बस। समंदर, बिल्कुल, समंदर काफला अपना संभल कर यहाँ तू से भी ले जाना, ये सहरा है, यहाँ से सारे कतरा कर निकलते हैं। कितनी गहरी बात है। ये सहरा है, ये दुनिया, ये जो परिवेश है, ये सहरा है। समंदर को चेतावनी शायर ने दी है कि अपना काफिला यहाँ से, अब समंदर तो सब समा लेता है अपने में, वो सहरा से ही समंदर बना है, और समंदर भी एक तरह का सहरा है जी। फिर भी समंदर में एक जीवन है, और समंदर से ही उत्पत्ति हुई है जीवन की, मछली से ही हम आए हैं इवोल्यूशन होके। लेकिन ये अजीब बात है, ये अजीब किस्म का मंजर है कि शायर को चेतावनी देनी पड़ रही है। हमारे ओरिजिन्स जहाँ हैं, हमारी उत्पत्ति जहाँ से है, सब कुछ समंदर मंथन से सब कुछ निकला था। तो समंदर इज द सिंबल ऑफ एवरीथिंग, समंदर इज द रिपोजिटरी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन हमारी आज की दुनिया, जो तहजीब या जो भी कहें हम उसको, वो पूरी तरह से बंजर, पूरी तरह से सहरा हो चुकी है। ये इतना सहरा है कि सब यहाँ से कतरा के निकल जाते हैं। तो समंदर भी कहीं सूख न जाए। हमारे जो सोर्सेज ऑफ लाइफ हैं, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन ऑफ लाइफ है, हमारे जो जड़ें हैं, कहीं वो भी न सूख जाए। यहाँ से सभी कतरा के, ये सहरा इतना गहरा है, इतना लंबा है, इतना सन्नाटा है इस सहरा के भीतर कि समंदर को भी चेतावनी है कि तू भी मत आ, गर्क हो जाएगा, तू भी गर्क हो जाएगा। अब यहाँ पर मेट्योरनॉल जैसे स्कॉलर जिसी को बोलता है कि फ्लाई और कॉन्टेक्ट फ्लाई। बिल्कुल। तो हमने ये सहरा बना दिया है। ये अपने आप तो सहरा था, अपने आप तो समंदर भी सहरा है, लेकिन वहीं से तो हम उपजे हैं जी। लेकिन ये कैसा हमने बैरन सहरा बना दिया है कि जहाँ से समंदर तक को चेतावनी की जरूरत पड़ रही है कि कतरा कर निकल जाए। न जाने आसमां आशिक हुआ है कौन सी शय पर, ओहो, सितारे चांद सूरज सब जमी की ओर तकते हैं। ये देखिए, ये बहुत मानाखेज शेर है ये। हम सब लोग जानते हैं कि एक ज़माना था कि हम मानते थे कि जियोसेंट्रिक है ये ब्रह्मांड, अर्थ बीच में है, धरती सबके बीच में, सब फेरा मारते हैं, चक्कर मारते हैं धरती का। लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसी बात तो नहीं है, हम सूरज के चारों तरफ फेरा मारते हैं। लेकिन विनोद जी, ये कॉपरनिकन रिवॉल्यूशन तो हो गया जी, वो तो साइंटिफिक बात है। लेकिन हमारी जो चेतना है जी, अभी भी हम ये मानते हैं, और हम आप जैसे भी लोग ये मानते हैं कि सब कुछ इंसानों के इर्द गिर्द है। इसका जो फैलाव है यूनिवर्स का, जो भी है, धरती है, चांद तारे हैं, लेकिन आखिर इसमें है तो हम ह्यूमनिज्म जिसको कहते हैं। हर चीज का पैमाना क्या है? इंसान का सुख दुख या इंसान का पनपना, फैलना, बढ़ना। तो हमने इंसान को जाना, हम खुद इंसान हैं, तो हमने इंसान को मरकज़ में रखा है। और आज तक तो ये चीज़ सही है, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमें अब तक तो और कुछ नहीं मिला है जो जिसके लिए ये सब बना हो, या जो ये सब उपभोग कर रहा हो। तो चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन आज की तारीख में तो ये बात हम कह सकते हैं कि जाने किस शय पे आशिक हुआ है आसमां। जी बिल्कुल। तो इसलिए चांद, सूरज, सितारे जी सभी जमी की ओर
तक रहे हैं। तक रहे हैं। अब साहब इसमें ये शेर आपको लगेगा नहीं कि रुमान का शेर, हाँ, लेकिन साहब ये रुमानी शेर भी है ये। कि साहब कौन सी शय, कौन सी शय? ये चांद सूरज ये भी उसी की ओर तकते हैं। हाँ। कौन सी शय? और वो आशिक, वो पता है शायर को कि वो शय तो मेरी शय है। महबूब, तो वो एक मरकज हो जाता है। एक इंसान में भी एक इंसान मरकज जब हो जाता है तो ये उस पर चांद सितारे भी सब फिदा है, सब फिदा है। और कायनाती तौर पे जैसे मैंने अभी कहा, ये शेर उस तरह से भी वाज़ेह है कि कायनाती तौर से भी आज इंसान ही मरकज है। जैसे टैगोर ने कहा भी है आइंस्टाइन के साथ, जो एक फिल्मी गाना भी है ना कि आसमां से जब खुदा ज़मीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे जी, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे। हैं? तो ये बात है। तो इसलिए वो कौन सी शय है जो सितारे, चांद, सूरज भी आशिक हुए चले जाते हैं, सारा आसमान आशिक हो जाता है। और देन ऑल ट्रुथ्स आर ह्यूमन ट्रुथ्स। कायनाती तौर पे जो बात करें तो टैगोर ने आइंस्टाइन के साथ जो बातचीत की थी, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है कई बार, बिल्कुल, उसमें आखिर टैगोर ने कहा कि भाई जो भी है, हम मून को जब देखने वाला कोई होगा ही नहीं तो कहेगा मून, चाहे मून होगा लेकिन हम कोई किसके लिए होगा? कहा कि हमारे लिए तो नहीं होगा, किसी के लिए नहीं होगा। तो आइंस्टाइन कह रहे थे कि ब्यूटी के लिए ये बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ट्रूथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। लेकिन टैगोर ने कहा लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन ऑल ट्रूथ्स आर ह्यूमन ट्रूथ्स, ऑल ट्रूथ्स आर एज परसीव्ड बाय ह्यूमंस। तो क्योंकि ये ट्रूथ की कंसेप्ट भी ह्यूमन है जी। तो अब ये शेर जो है एक फिलोसॉफिकल लेवल तक ले जाएगा कि सवालों का जवाबों से कोई रिश्ता नहीं होता। अब ये सवालों का जवाबों से कोई रिश्ता नहीं होता, सारे मसले जहाँ के खुद बिगड़ते और बनते हैं। और आपने बड़ा डेफिनेट स्टेटमेंट भी दे दिया। मैं तो सोच आप ये कहेंगे कि सवालों का जवाबों से कोई रिश्ता नहीं, शायद नहीं होगा। फिर भी चले, होगा में भी शायद है, शायद वाली बात है। नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो यही जो साइंटिस्ट लोग हैं जो केवल साइंस में बिलीव रखते हैं, वो तो आई एम ट्राइंग टू रिफ्यूट कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। बिल्कुल। और कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जब आप गहराई में जाते हैं फिलोसॉफी की और साइंस की, तो वहां पर आके आपको कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के अलावा भी कुछ मिलता है। ये कोई इनवेरिएबल थ्योरी नहीं है कि एक चीज का एक ही कॉज होगा और एक चीज का एक ही इफेक्ट होगा। देयर इज अ प्लूरलिटी ऑफ कॉजेज एंड देयर इज प्लूरलिटी ऑफ इफेक्ट्स। एंड फिर बहुत बुनियाद में अगर जाएं दर्शन शास्त्र की या लॉजिक की, तो विनोद जी ये भी कहा गया है कि ये जो कॉजेशन है, दिस इज जस्ट द सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। वी रियली डोंट नो कि व्हाई वन थिंग कॉजेज अनदर थिंग। तो अल्टीमेटली रैंडमाइजेशन भी है, सारा रैंडम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ऐसा मान लिया जाए। हाँ, बिल्कुल। तो कोई मसला बिगड़ेगा, कोई ठीक हो जाएगा। इसमें सवाल और जवाब का कोई मतलब नहीं। कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी कोई बहुत दूर तक आपको ले नहीं जाएगी। मतलब वैसे भी आप जिंदगी में सोचना चालू करेंगे इसके बाद ये हुआ, इसके बाद हुआ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुक जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि इसके बाद क्या हुआ। चाहे आप क्लासिकल फिजिक्स में कॉज इफेक्ट ऐसे लीनियर वे में अप्लाई कर लें, वहां तक मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्वांटम और कॉस्मिक फिजिक्स से लेके बायोलॉजी और साइकोलॉजी और फिलोसॉफी में तो ये कहीं ठहरती ही नहीं है कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी, बहुत कम तौर। तो इसलिए हम सवालों और जवाबों की दुनिया में न उलझें। मतलब कम से कम मैं ये कहूंगा कि जो रिजिड हो जाते हैं ना विनोद जी, जी कि भाई ये इसलिए ऐसा हुआ कि तुमने ऐसा किया, हाँ, या फिर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, ना भी करते तो भी ऐसा होगा। तो कम से कम हम ऐसे न उलझें, इतना रिजिडिटी। सीधी भाषा में हम अपने सुनने वालों को समझा देंगे, ये तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। दिल तो टूट नहीं था, तुम न तोड़ते कोई और तोड़ता। तो ये डे टू डे लाइफ में मैं कहूँगा दैनंदिन जिंदगी में अपनी हम इतना हम रिजिड न बने कि ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, हम जैसे एक फ्लेक्सिबिलिटी थी पहले हमारी संस्कृति में विनोद जी, ये भी अच्छे के लिए हुआ होगा। हाँ, यानी ये भी अच्छे के लिए। यदि कहते थे कि चलो ये भी ईश्वर की इच्छा होगी, ईश्वर की इसमें भी ठीक होगा, इसमें भी ठीक होगा, कुछ भलाई होगी, इसमें भी कुछ भलाई होगी। और हमने क्या किया, जैसे मुगल ये कहते हैं हमारे फूको, हाँ, मिशेल फूको कहते हैं कि हमने एक यार्ड स्टिक बना लिया सब चीजों का। बिल्कुल, कि सरलेंस करना है, नॉर्मलाइजेशन करना है, एग्जामिनेशन लेना है, और इसमें अगर फिट नहीं होता है कोई भी चीज तो वो एब्नॉर्मल बन जाती है। तो ये साइंस की तरक्की जो हुई पिछले 200 सालों में, उसका ये साइड इफेक्ट है। देखिए, हमें समझना चाहिए कि साइंस की तरक्की क्लासिकल, मैंने जैसे कहा ना, क्लासिकल फिजिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं कि बॉल आप ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरेगा, ठीक है, लेकिन बाकी जगह भी हम ये फिजिकल फैलेसी क्यों कर रहे हैं, फिजिक्स वाली फैलेसी। तो मैं सुनने वालों को बता दूं कि आप शायरी को सिर्फ शायरी के सिर्फ लफ्जों
और प्यार मोहब्बत जज्बात के जी। दायरों में समझने का प्रयास मत करें। मत करें। शायरी को आप एक कायनाती फलसफा माने बिल्कुल। कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे वो साइंस दानों ने कही हो या फिलोसोफर्स ने कही हो या हिस्टोरियन ने कही हो या हाँ। टेक्नोक्रेट्स ने कही हो, शायर उन सब चीजों का एक अमलगमेशन है। अमलगमेशन है। और मैं और एक एग्जांपल दूं, फिजिक्स के कॉज और नॉर्मल जिंदगी के कॉज वाला। फिजिक्स में आप गेंद को फेंकिए दीवार पर, उतने ही फोर्स से वो वापस आएगी, थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा, वो टकराएगी दीवार से, तो ये नॉर्मल कॉजेशन है, ठीक है जी। नॉर्मल जिंदगी में विनोद जी, हाँ जी। किसी को आई लव यू कह के देखिए, क्या रिएक्शन होगा आप जान सकते हैं? नहीं पता है। नहीं पता है। अब बिल्कुल आप कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट को बुला लीजिए, जी, बिल्कुल। किसी को बुला लीजिए, कोई नहीं बता पाएगा आपको। कभी आपको हग मिल सकता है, कभी थप्पड़ भी मिल सकता है। मिल सकता है, कभी कुछ नहीं मिल सकता है, कभी मुस्कुराहट मिल सकती है, कभी पता नहीं क्या मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आप एक रिएक्शन और इसका एक्शन और रिएक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जी। वो आपकी जिंदगी में नहीं चलता, नहीं जज्बात में नहीं चलता, जी। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी नहीं चलता। बिल्कुल। तो हमें शायरी उस सच्चाइयों की तरफ ले जाती है जो हमारी जिंदगी की सच्चाई है। ऑल दोस ट्रुथ व्हिच ड्वेल विद इन द परव्यू ऑफ आवर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल। तो विनोद जी, क्या लाजवाब आपने शायरी की है, कहाँ से क्या क्या बातें साहब, निकल आई, ये सोचिए। शायरी लाजवाब है या आपकी तनकीदी नजर लाजवाब ही है, ये फैसला तो हम ये तो- अपने सामाइन पर छोड़ देते हैं और इजाजत चाहेंगे कि दोस्तों बिल्कुल। काफी समय से हम बातचीत कर रहे हैं, जी, गुफ्तगू कर रहे जी। हैं और जरूर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी, समझ में आई होगी और समझने का कोशिश भी करिएगा बिल्कुल। और अपनी बात, अपना ख्याल भी को इजहार दीजिएगा इस चैनल पर, ताकि हमें कुछ थोड़ी सी हिम्मत अफजाई लगे। और इस वादे के साथ कि एक बार फिर से आएंगे किसी और गुफ्तगू के साथ, किसी और नजरिए के साथ, किसी और गजल के साथ, किसी और कहानी के साथ। इजाजत। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।